जी बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया? घर में मज़ा आ रहा है लॉकडाउन में? अच्छा, पहचान तो लिया ही होगा ना, आपकी ट्यूटर अनीशा शेख और ये ब्रेन ट्री इन्फोटेक का लर्निंग प्लेटफॉर्म। टेंसेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल जिन बच्चों ने स्किप कर दिया था टॉपिक, उनको बता दूं, कल हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी टेंसेस को डिस्कस किया था कि टेंसेस में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने देखा था कि कितनी तरह के टेंस हैं, कितनी तरह के सेंटेंस हैं, उसके बाद कितनी तरह के आपको सब्जेक्ट मिलते हैं और किस तरह से वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। उससे आज कंटिन्यू करेंगे। टेंस को करने से पहले एक चीज़ को आपने ना माइंड में अच्छे से बिठाना है। एक टॉपिक आप लोगों ने अपनी किताब के किसी पन्ने पे शायद कहीं पढ़ा होगा, जिसका नाम था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। हालांकि हम ये टॉपिक का थोड़ा थोड़ा पार्ट बीच में ले ही लेंगे जब हम करेंगे डिस्कस, लेकिन कंप्लीट तो खैर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताती रहूँगी। तो टेंस के बीच में अचानक से ये कहाँ आ गया? अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी हम लोग टेंस के चैप्टर को स्टडी करते हैं ना, तो हमको ये वाली बात को याद रखना पड़ता है। दो चीज़ें होती हैं, एक वाक्य को बनाने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। कौन कौन? एक सब्जेक्ट, हिंदी में कर्ता माने काम करने वाला, दूसरा वर्ब मतलब क्रिया, जो काम किया जाएगा वो। तो अगर ये दो चीज़ें सेंटेंस में है तो आपका वाक्य बनता है, अगर नहीं है तो वाक्य ऑफकोर्स नहीं बनता है। तो दो चीज़ों की जरूरत है, कौन कौन? सब्जेक्ट और वर्ब। अब इनके बीच में हुआ एक अग्रीमेंट। अग्रीमेंट माने समझौता। वो समझौता क्या है वो देखते हैं। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी आपने टेंस पे काम करना है, चाहे आप लिख रहे हो चाहे आप ऑफकोर्स बोल रहे हो, आपको दो रूल्स को तो बहुत दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। आज वो रूल को अपने माइंड में बिठा लो। आप कभी भी ज़िंदगी में टेंस कन्वर्जन, खास तौर पे हिंदी से अंग्रेज़ी में या फिर वाइसे वर्सा भी बोल सकते हैं, कभी मार नहीं खाओगे अगर आपने वो रूल याद कर लिए। अच्छा, वो दो रूल क्या है? वो अग्रीमेंट, वो समझौता क्या है, मैं आपको वो क्लियर कर दूँ, उसके बाद मैं आगे चलूँगी। वो रूल आपने याद रखना है। वो रूल ये है कि अगर आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जो आपके वाक्य का सब्जेक्ट है ना, वो सिंगुलर फॉर्म का है, माने एक वचन फॉर्म का है, तो उसके बाद, उसके एकदम बाद जो वर्ब आएगी, ठीक है, वो वर्ब भी किस नेचर की होनी चाहिए? सिंगुलर नेचर की होनी चाहिए। अब यहाँ पे दिमाग में ये बिठा लो कि वर्ब आगे जाके आपको दो मिलेंगी, एक मेन वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम दोनों ही वर्ब्स की बात कर रहे हैं। मैं लिख देती हूँ आपके लिए ब्रैकेट में कि चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे वो आपकी हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब हो, दोनों ही कैसी नेचर की होनी चाहिए? सिंगुलर। माने अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। ये पहला रूल है। और दूसरा रूल इसका बिल्कुल अपोजिट है। क्या हो जाएगा? अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म पे आता है तो आपका वर्ब भी प्लूरल फॉर्म पे होना पड़ेगा। एक कंपल्शन है, नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये रूल अगर दिमाग में बिठा लेंगे आज, तो आप कभी भी कन्वर्जन में गलती नहीं करोगे। हाँ, हो सकता है किसी बच्चे को ना अंदाज़ा हो कि कौन सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कौन वर्ब सिंगुलर होते हैं। ऑफकोर्स पूरा समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। पहले ये दो रूल अपने माइंड में बिठा लीजिए, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। आप किसी भी टेंस को कर रहे हो, टेंस मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कर रहे हो, आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, आपको यही रूल बार बार मैं करवाऊंगी जब मैं रूल लिखाऊंगी। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अब मैं बता दूं आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, ठीक है। याद हो, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर को देखा हो, तो मैंने कल आपको सब्जेक्ट में तीन चीज़ें लिखाई थी, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, राइट। हमने वहाँ पे आपको जब लिखाया था तो मैंने आपको वहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल डिवाइड करके कुछ वर्ड्स लिखाए थे। लेट मी राइट अगेन फॉर यू। मैं फिर से आपको ये लिख देती हूँ उन चीज़ों को। तो वहाँ पे क्या था? सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आपने देखा था आई और प्लूरल में आपने देखा था वी। सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में आपने देखा था यू और प्लूरल में भी आपने देखा था यू। दोनों में सेम होता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इन चीज़ों को। थर्ड पर्सन में आपने सिंगुलर में तीन चीज़ें देखी थी, ही, शी और इट, और इन तीनों का ही प्लूरल में आपने देखा था किसको? देखो, ठीक है।
अब अगर मैं इसी चार्ट को फॉलो करवाऊंगी आपको तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ मैंने आई और वी को सिंगुलर के अंदर मेंशन किया है, लेकिन जब हम काम करेंगे तो ये आई और वी भी स्विच कर जाएंगे आपके प्लूरल में। यानी अल्टीमेटली आपके सिंगुलर सब्जेक्ट में सिर्फ ये 3 चीज़ें आएंगी, प्रोनाउन के केस में से ही शी इट, और प्लूरल में आएंगी 4 चीज़ें, आई वी यू दे। तो क्लियर कर लेते हैं कि कौन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और कौन प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। देखिए अब प्रॉपरली आपने समझना है चीज़ों को, क्योंकि उसके बाद हम टेंस पे काम करना शुरू कर देंगे। क्लियरिटी आपको उससे और अच्छी हो जाएगी अगर आप यहाँ पे चीज़ों को समझे होंगे। तो ध्यान से समझना है कि कौन से सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर नेचर के होते हैं, कौन से प्लूरल नेचर के। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के दोनों कौन, नॉमिनेटिव केसेस आई और वी प्लूरल में आएंगे। तो प्लूरल में फर्स्ट पर्सन का आ जाएगा आई और वी, सेकंड पर्सन का यू भी प्लूरल होता है, और थर्ड पर्सन का दे भी प्लूरल होता है। ये सारे कौन हो गए हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन का आई वी, सेकंड पर्सन का यू, थर्ड पर्सन का दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, लिखा हुआ है बोर्ड पे। अभी सिंगुलर कौन है, सिंगुलर में आपके पास थर्ड पर्सन का ही शी और इट होता है। ठीक है, प्रोनाउन की बात करेंगे, ध्यान रखना बार बार टेंस कराते हुए तो आपको बार बार घूम फिर के यही 3 4 5 वर्ड्स आते हैं, आई वी यू ही शी इट और दे। तो ध्यान रखना है आई वी यू दे प्लूरल है, ही शी इट सिंगुलर है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये घूम रहा होगा कि आई तो सिंगुलर होता है, हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं इंडिविजुअल, जैसे कि मैं अपने लिए यूज़ करूँगी आई, तो ये कहाँ से प्लूरल हो गया। लॉजिक क्या है फिलहाल आप इसको दिमाग में रखो कि आपको ग्रामर के हिसाब से आई को बीइंग एन ईगोइस्टिक वर्ड, एक ईगो मतलब क्या बोलते होंगे हिंदी में, जो भी आपको आती है हिंदी ऑफकोर्स, ईगोइस्टिक वर्ड होने की वजह से अपने आप को ये मैं हम वाली फीलिंग बताता है। हम तो हम कौन हो गया, ऑफकोर्स आपका प्लूरल। तो ये तो हुए आपके प्रोनाउन जो कि सिंगुलर फॉर्म पे ऐसे आएंगे और प्लूरल फॉर्म पे ऐसे आएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी एक पर्सन का या प्लेस का नेम होगा, सिंगुलर होगा ऑफकोर्स, तो भी कहाँ आएगा आपके सिंगुलर फॉर्म में। जैसे हम बोल दें, हमने नाम ले लिए दो साहिल, या फिर हमने बोल दिया आयत। ठीक है, ये सिंगल नाम है, राइट। या तो हमने बोला साहिल, या तो हमने बोला आयत, या तो हमने बोला शिमला, या तो हमने बोला इंडिया। तो ये सिंगुलर नेम हो गए, या हमने बोल दिया सपोज पेन, और हमने बोल दिया मान लिया जाए नोटबुक। तो किसी भी पर्सन का नाम हो, या फिर हमने बोल दिया चलो टॉमी, या फिर टॉमी मेरा डॉगी का नाम है, राइट, तो टॉमी हो गया, या फिर कोई हो गया, चलो मान लिया जाए किसका नाम लो, सपोज मैं बोल दूँ रेनोल्ड्स पेन का नाम है, मेरे पास एक पेन है रेनोल्ड्स नाम से। तो ये सिंगल नाम हुए, तो ये कौन हो गए हमारे सिंगुलर नाम। अब ध्यान रखना है, कई बार आपने देखा होगा 2 नामों के बीच में एंड लग के आ जाता है। तो ध्यान रखना, अगर नेम प्लस नेम होगा, नेम उसके बाद एंड और फिर से नेम होगा, तो ये आपका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। वो नाम किसी 2 व्यक्तियों के हो सकते हैं, 2 स्थानों के हो सकते हैं, 2 वस्तुओं के हो सकते हैं, 2 एनिमल के भी हो सकते हैं। जैसे हम बोल दें साहिल एंड राहुल, तो ये 2 नाम हो गए। ठीक है, ये 2 नाम कैसे हो गए, जब एक मल्टीप्लाई होकर 2 हो गए तो क्या बन गए वो हमारे पास प्लूरल। तो ध्यान रखना है आपने, ही शी इट और किसी एक का नाम होगा तो सिंगुलर कैटेगरी में आएगा, आई वी यू दे, या फिर नेम एंड नेम, यानी कि 2 नाम जुड़ जाएंगे एंड वर्ड से तो वो प्लूरल बन जाएगा। अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन भी है, सपोज ऐसे होता साहिल और राहुल, तो यहाँ पे चॉइस हो गई तो ये आपका सिंगुलर हो गया। तो ये हो गए आपके सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। मेक श्योर आप इसको दिमाग में बिठा लो। सिंगुलर सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन का ही शी इट प्रोनाउन किसका आता है, और आपके नाउन में सिंगल पर्सन का नेम, सिंगल प्लेस का नेम, सिंगल ऑब्जेक्ट का नेम, सिंगल किसी एनिमल के नेम, या फिर 2 नाम बीच में आता है। और कहाँ आएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट में, प्लूरल में आएगा आई वी यू दे, या फिर नेम एंड नेम, यानी कि 2 नामों के बीच में आ जाते हैं कंजंक्शन एंड, क्या बन जाएगा प्लूरल। याद रखना है सिंगुलर नेम कैसे होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कैसे होते हैं। इसी तरह बात करते हैं कि आपकी वर्ब सिंगुलर कब होती है और प्लूरल कब होती है। अब यहाँ पे एक हल्का सा ट्विस्ट चलेगा। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने लास्ट लेक्चर को देखा हुआ है तो मैंने आपको कल प्रेजेंट टेंस लिखवाया था,
राइट। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस लिखवाया था और प्रेजेंट टेंस के अंदर मैंने कहा था इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक V1 और एक V5। ये दो पार्ट आपको मैंने लिखवाए थे। इसमें मैंने कहा था V1 सिंपल आपके पास बस गो हो गया, तो V5 आपके पास कुछ ऐसे गोज होगा। अब दोनों हैं क्या समझते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, पहला जो आपके पास ये V1 आपको दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअली में ये आपका प्लूरल वर्ब है। ये कौन है? ये आपकी प्लूरल वर्ब है। और जो ये V5 है जिसमें कि S और ES लगाई, यस कंफ्यूज मत होना, बिना S और ES के वर्ब प्लूरल होती है और S और ES के साथ वर्ब सिंगुलर होती है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बिना S और ES के वर्ब प्लूरल होती है और S और ES के साथ वर्ब सिंगुलर होती है। तो V5 जो है वो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है, ये आपने याद रखना है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में लिखा था कि आपके पास अगर सब्जेक्ट सिंगुलर लाइन का होगा तो आप सिंगुलर फॉर्म को लगाएंगे, अगर प्लूरल लाइन का होगा तो आप ऑफ कोर्स प्लूरल लगाएंगे। माने अगर होगा आपके पास आई वी यू ही दे, सॉरी ही नहीं आएगा, अगर होगा आपके पास आई वी यू या फिर दे, तो ये कौन हो गया आपके पास? प्लूरल सब्जेक्ट। आप क्या लगाओगे? प्लूरल ही वर्ब। और अगर आपके पास इसका ऑपोजिट हो जाएगा ही, शी, इट या किसी एक पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट का नाम, तो आप वहाँ पे क्या लगाओगे? ये कौन हो गया आपके पास? सिंगुलर सब्जेक्ट। आप इनके साथ क्या में लगाओगे? एस और ES वाला। ठीक है जी। माने अगर आप बोलते हैं बॉयज तो ये प्लूरल है, आप लगाओगे गो। लेकिन अगर आप बोलते हैं बॉय तो ये सिंगुलर हो गया तो आप लगाएंगे गोल्स। ध्यान रखना, एस के साथ नाउन प्लूरल बनती है लेकिन बिना एस के आपकी वर्ब होती है, बिना एस के आपकी वर्ब सिंगुलर होती है लेकिन एस और इसके साथ आपकी वर्ब सिंगुलर होती है। ध्यान रखना है आपने ये चीज़ों का बिल्कुल अच्छे तरीके से। मैं रिपीट कर दूं फिर से आपके लिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बाद का वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लूरल तो आपका वर्ब भी प्लूरल। ये फॉर्मूला रट्टा मार लिया, दिमाग में बिठा लिया तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे होते हैं समझा दिया, वर्ब सिंगुलर कैसे होती है समझा दिया। अब समझ लो ऑक्सिलरीज कौन कौन से सिंगुलर होते हैं, उनको देखो साथ साथ। हमारे पास कुछ ऑक्सिलरीज होते हैं, आपको ध्यान आ रहे होंगे तो आपने पढ़े होंगे, डू, डज, इज ए, मार, वाज, वर, इनको हम हेल्पिंग यानी सहायक क्रिया कहते हैं। इनमें भी सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल के फॉर्म्स होते हैं। किस तरह देखो तो मैं बता दूं आपको यहाँ पर भी, एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, HV हमने कर दिया हेल्पिंग वर्ब। यहाँ कर दूं मैं आपको, आपको वही क्लियर हो जाए कि लिखा क्या है बोर्ड पे, हेल्पिंग वर्ब। और इधर हो गया प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होती है देख लो। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में आप प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं डज तो प्लूरल हो जाती है डू। याद होगा मैंने बोला था कि वर्ब में एस और एस लग जाए तो वो सिंगुलर बन जाता है, बिना एस और एस के वो प्लूरल ही रहता है। इसी तरह से इज अगर सिंगुलर है तो आर आपका प्लूरल है, ये कॉन्टिन्यूअस में आएगा। हैज़ आपका सिंगुलर है तो हैव आपका प्लूरल है, ये परफेक्ट और प्रेजेंट में आएगा। पास्ट की बात भी करेंगे लेकिन बाद में। इसके बाद कौन बचा? वॉज। अगर आपका सिंगुलर है तो वर आपका प्लूरल है, ये कॉन्टिन्यूअस ऑफ पास्ट में आएगा। डज और डू आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। इज, आर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है। हैज़, हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। वॉज, वर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। ध्यान रखना है सिंगुलर में डज, इज, हैज़, वॉज हैं, प्लूरल में डू, आर, हैव और वर हैं। कौन बचे? बच गए आपके पास एम, हैड, विल। हालांकि विल चल को मैं ऑक्सिलरी में ना रखूँ ज़्यादा अच्छा, बिकॉज मैं इसको डाल भी समझाऊंगी आपको। ये कॉमन है। आई आप जानते हो अकेला आई कॉन्टिन्यूअस ऑफ प्रेजेंट के साथ चलता है। हैड, विल और शेल, हैड आपका पास्ट परफेक्ट है, विल और शेल आपके साथ चलता है फ्यूचर
टेंस के जो हमने समझा था कल की फ्यूचर एक टेंस नहीं बल्कि आपको वो बनाना पड़ता है, तो उसको हम टेंस की कैटेगरी में रखते ही नहीं है। खासकर पे विल और शेल को हम डिस्कस करते हैं मॉडल्स के अंदर। तो अब 3 चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, मैं रिवाइज कर दूँ आपके लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट में होगा ही शी इट, ठीक है, किसी एक का नाम, वो पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई एनिमल का नाम हो सकता है। प्लूरल सब्जेक्ट में आपके पास होता है आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन का प्लूरल, नेम एंड नेम, ये नेम पर्सन करते हैं ऑफकोर्स, प्लेस के एंड सो ऑन, वो हो गए आपके प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर वर्ब के अंदर आपके साथ किसी भी वर्ब में गो, ईट, राइट, स्लीप, जंप, क्लाइंब व्हाट्सएवर उसमें एस या ईएस लगा होगा तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। प्लूरल वर्ब के अंदर बिना एस का होगा, वही अगेन गो, ईट, स्लीप, क्लाइंब, रन व्हाट्सएवर बिना एस के होंगे तो वो प्लूरल होंगे। ऑक्सिलरीज पे आ जाओ, सिंगुलर होंगे तो डज, इज, हैज, वॉज सिंगुलर के साथ होते हैं, और प्लूरल होंगे तो डू, आर, हैव, वर प्लूरल होते हैं। आई नहीं है, एम, हैड, विल और शेल कॉमन है। एम सिर्फ होगा आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस में, उसके बाद आवा हैड और विल और शेल आपके परफेक्ट ऑफ पास्ट एंड बाकी फ्यूचर में चलते हैं। इतना क्लियर। अब बिल्कुल याद रखो जब भी टेंस बनाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। चलिए जी, अब आते हैं एक्चुअल आपके टॉपिक के ऊपर जो कि है टेंस। उम्मीद है बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर जिनको नहीं आता होगा ऑफ कोर्स, वैसे तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, सारे बच्चों को आ ही जाता है, पर जिसको नहीं पता होगा उसको आज बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, ऐसा मैं सोच रही हूँ। बाकी आपके फीडबैक से मुझे मालूम चलेगा। डिस्कस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब बिल्कुल कंफ्यूज हुए बगैर आपने टेंसेस को अंडरस्टैंड करना है। एग्ज़ाम के अंदर आप जिस लेवल के एग्ज़ाम देते हो क्लरिकल ग्रेड में, कोई आपको ट्रांसलेशन नहीं पूछता है कि आपको कोई पूछेगा कि जी फला फला हिंदी का वाक्य अंग्रेजी में कन्वर्ट करो, नहीं, ऐसा आपको नहीं आएगा। आपको एक फिलअप दे दिएंगे, फिलअप में क्या होगा, एक सेंटेंस आपको होगा, ब्रैकेट में एक वर्ब या ऑक्सिलरी लगी होगी, आपको सब्जेक्ट को देख के वो वर्ब को पुट करना होता है। आई नो ये आसान है, आप कर लोगे, लेकिन अगर आप उसका बेस यानी फाउंडेशन को करके जाओगे तो फिर मक्खन ही आपके लिए वो चीज़ है। कि मैंने कहा था आपको शुरू में, बिल्कुल लेक्चर फर्स्ट में कहा था कि किसी चीज़ का अगर आधार यानी कि फाउंडेशन अगर पक्की है तो आगे जो मर्जी आपके लिए आ जाए। तो आपने जब भी टेंसेस को करना है तो आई नो मैं जो कराने वाली हूँ थोड़ा बोरिंग आपको लगने वाला है टॉपिक, क्योंकि ये बहुत बार बार एक ही बात को दोहराने वाली हूँ मैं, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कंफ्यूज तो आप खैर नहीं होंगे, लेकिन आपने बोर बिल्कुल नहीं होना है एक्चुअली, लेकिन समझना है, बिकॉज वो फिलअप को पुट करने के लिए भी ना आपको कुछ चीज़ें यहाँ से बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके आगे हमने 5 सेंटेंस डिस्कस किए। देखिए हमारे पास होता है एक पॉजिटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, राइट। अब उसके अपने पांचों के अपने अपने इंडिविजुअल रूल्स हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं 5 सेंटेंसेस के रूल आपके सामने बोर्ड पे लिखूंगी, फिर एक हिंदी के वाक्य को ट्रांसलेट करूंगी आपके लिए उन रूल्स के हिसाब से। तो थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, मैं आपके इस 5 के बाद रूल बोर्ड के ऊपर लिख देती हूँ, देन हम बात करते हैं। तो रूल फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफ कोर्स पॉजिटिव सेंटेंस का। मैं बता चुकी थी आपको, आप इसे पॉजिटिव सेंटेंस कहें, आप इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहें, आप इसको असर्टिव सेंटेंस कहें, बात ये एक ही कर रहा होता है। जब भी सेंटेंस पॉजिटिव होगा आपको 2 चीज़ों को दिमाग में लेके चलना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसके पॉजिटिव सेंटेंस के बीच में कोई ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब यानी डू, डज, इज, एम, आर नहीं होता, सीधा सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लगती है। अब ये मेन वर्ब को कैसे लगाना है वो डिस्कस करती हूँ, थोड़ा सा 5 सेकंड दीजिए मुझे। उसके बाद आपने सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड्स को रखना है, अगर है तो, अगर नहीं है तो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। मैंने आपको बताया था एक वाक्य को बनने के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक सब्जेक्ट, दूसरा मेन वर्ब, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, अगर कंप्लीट है अपने आप में तो ठीक है, अगर एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। अब ये मेन वर्ब का क्या सीन है, अब याद करो कि स्कूल में पढ़ते हुए आप लोगों को बताया गया होगा कि प्रेजेंट के मायने तो हो गए भाई है, ठीक है, माने वर्तमान में चल रहा है, और इंडेफिनिट यानी अनिश्चित के माने हो गए आपके पास ता, ते, ती।
माने जिन वाक्यों के, वाक्य मतलब कौन, वो वाक्य मतलब थोड़ी पूरे पूरे वाक्य, वाक्य में आने वाली क्रिया, राइट, वाक्य में आने वाली क्रिया मतलब कौन, मेन वर्ब। इसके एंड में अगर आपको ता ते ती वर्ड नजर आ गया तो वो वाक्य आपके लिए कौन हो गया, और साथ में कौन आ गया, है, तो वाक्य हो गया आपके लिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अब ये ता ते ती कहाँ से आता है, ये मैंने आपको वर्ब के फॉर्म में क्लियर कर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं आपको दिखाई थी दो चीज़ें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। देखो क्या होता है, अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर नेचर का है, ये हम कर चुके हैं कुछ देर पहले ही, तो आपको लगाना है क्या, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। कौन होती है ये, आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। याद है ना, जाता है खाता है तो मतलब गोज, ईट्स, क्लाइम्स, राइट्स, लिसन्स, इस तरह वाला। और अगर आपका ये सब्जेक्ट जो है ना ये प्लूरल नेचर का है तो कुछ नहीं करना, आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ लेकिन पहले पूरे रूल कर दूँ आपके लिए। उसके बाद देखो आपके पास आता है नेगेटिव सेंटेंस। उम्मीद है आपको सब्जेक्ट याद होंगे कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, कहाँ V5 यानी कि V1 एस या ईस लगनी है, कहाँ V1 लगना है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हिंदी वाले वाक्य में आपको नहीं मिलेगा, एग्जाम्पल दूंगी लेकिन एक पूरा का पूरा रूल लिखने के बाद। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के बाद उस नहीं के लिए आपको नॉट लगाना है, लेकिन नॉट के पहले दो ऑक्सिलरीज ऐड करनी है। कौन कौन सी, या तो आप ऐड करेंगे डू नॉट और या तो आप ऐड करेंगे डज नॉट। अब कहाँ डू नॉट लगता है, कहाँ डज नॉट लगता है, 5 सेकेंड रुकिए, आगे आ जाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब की बार आपने वर्ब में कोई काम नहीं कर रहा है कि अब की बार आप 5 भी लगाएंगे 1 भी लगाएंगे, नहीं। अब की बार वर्ब कैसे है कि ओनली फर्स्ट, बिकॉज क्या होगा, जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का एस और एस था वो डज ने कैरी कर लिया आपकी दफ़ा। तो एक सेंटेंस में दो सिंगुलर जो वर्ब है वो नहीं आते हैं। अब कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज, समझ तो आ ही गया होगा। कहते ही आपको डू प्लूरल होता है तो सब्जेक्ट प्लूरल में लगाया जाएगा, डज सिंगुलर होती है तो डज ऑफकोर्स सिंगुलर में लगाई जाएगी। फिर देख देता हूँ आपके लिए मैं कि आपको सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर नेचर का होगा तो आपको डज नॉट का इस्तेमाल करना है, किसके लिए, नहीं वर्ड के लिए। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको यूज़ करना है डू नॉट का, ऑफकोर्स किसके लिए, नहीं शब्द के लिए, ठीक है जी। तो ध्यान रखना कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा और नहीं वर्ड आ रहा होगा और अंग्रेजी में नॉट वर्ड लग रहा होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, आप इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, बिकॉज इसके एस और ई एस को डज ने कैरी कर लिया होता है, राइट। आगे देखो, इसके बाद है आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब आपके हिंदी वाले वाक्य में क्या लग के आता है और वाक्य के अंत में प्रश्नात्मक चिन्ह लग के आता है, ठीक है। उस क्या के लिए अंग्रेजी कौन है, अब वहां से देखो, उस क्या के लिए अंग्रेजी फिर से हो गई डू और डज। तो ऐसा नहीं था कि नहीं की अंग्रेजी डू नॉट डजंट होती है, नहीं की तो अंग्रेजी नॉट ही होती है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री हम साथ में क्या लगा रहे हैं, एक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब को। तो क्या के लिए अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या की अंग्रेजी डू डज है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या की अंग्रेजी इज़एमआर भी होकर आएगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार डूज नहीं लगाना है। क्या के लिए अपने अपने टेंसेज में अपनी अपनी हिंदी है, अपनी अपनी अंग्रेजी है, नॉट हिंदी, ठीक है। उसके बाद डू डज के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, बिकॉज हम सवाल कर रहे हैं ना, जब सवाल कर रहे हैं तो क्या वर्ड को आगे रखा है उसकी अंग्रेजी क्या हो गई, डू और डज। देन आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड है उसको हम ग्रामर में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, वो हमने लगाना है। डू और डज कहाँ लगना है, लिखा ऑलरेडी, फिर कर देती हूँ। डज आप लगाओगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और ऑफ कोर्स डू आप लगाओगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो फिलहाल बोर्ड मेरे पास तो खत्म हो गया, मैं आपको इन तीनों के हिसाब से एक वाक्य बना के बताती हूँ, ठीक है। याद है ना कौन सिंगुलर सब्जेक्ट है कौन प्लूरल सब्जेक्ट है। सपोज मैं एक बहुत ही सिंपल सा वाक्य लेती हूँ पहले, और हम लेते हैं मैं
होमवर्क करता हूँ, ये सेंटेंस है मेरे पास, ठीक है। अब हालांकि ये सेंटेंस को आपने कन्वर्ट कर भी लिया होगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस सेंटेंस लिखा नहीं मैंने बोर्ड पे, लेकिन सिर्फ समझा रही हूँ। बाद में जब सेशंस मंकीज वगैरह थे, ठीक है, जब सेशन कंटिन्यू होगा तो बट ऑफ कोर्स मैं आपको हार्ड रूल सेंटेंसेस दूंगी। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि कैसे कन्वर्जन होती है, जिनको बिल्कुल नहीं आता उनके लिए। हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास जब एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें नहीं क्या वाले चीज़ें नहीं आती, तो लिखा है मैं होमवर्क करता हूँ। इसके तो देखो काम कौन कर रहा है, मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगी ये चीज़ भी कि कैसे आप सब्जेक्ट का आइडिया लगाते हैं, कैसे आप ऑब्जेक्ट का आइडिया लगाते हैं, बिकॉज वॉइस में बहुत कम आएगी आपको ये चीज़, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है मैं होमवर्क करता हूँ। कौन होमवर्क कर रहा है? मैं। तो मैं कौन हुआ? काम करने वाला। काम करने वाला कौन होता है? ऑफकोर्स काम करने वाला आपका सब्जेक्ट होता है। अब लिखा भी है कि जिन क्रिया के एंड में ता ते ती लगा होगा ना, वो हमारी मुख्य क्रिया है। वो कौन है? हमारी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, यानी कि कर्ता। ये कर्ता कौन हो गई हमारे पास? ये कर्ता हो गई हमारे पास मेन वर्ब। इस हूँ की अंग्रेजी आपने एम, इज, आर नहीं लगानी है, बिकॉज करता हूँ अपने आप में पूरी अंग्रेजी बनने वाली है हमारे पास। तो इस कंप्लीट को हमने कर दिया मेन वर्ब में। क्या करता हूँ मैं करता हूँ होमवर्क। तो होमवर्क क्या हो गया? वो एडिशनल वर्ड जो मेरे पास आया हुआ है, ठीक है जी। हिंदी और अंग्रेजी में बस एक ये स्मॉल सा ही डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या है कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, और हिंदी में आया सब्जेक्ट फिर आपका ऑब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। बस ये हल्की सी स्विचिंग आपको करनी होती है। क्या बोल रहा है? पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन है? मैं। अब याद करो मैं कौन सा सब्जेक्ट था? मैं प्लूरल सब्जेक्ट था कि सिंगुलर था? ऑफकोर्स आपको याद है कि मैं आपका था प्लूरल सब्जेक्ट। आपने कर दिया आई। आई के साथ में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिकॉज आई कौन है? हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है। करना, अभी करना अंग्रेजी क्या होती है? आई डू। क्या कर रहा हूँ मैं? होमवर्क। आसान था ना, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अच्छा, लास्ट में फुल स्टॉप भी आएगा, लगा देना आप लोग, ठीक है। आई डू होमवर्क, करता हूँ, करने की अंग्रेजी क्या होगी? डू। होमवर्क आपका होमवर्क है। आई कौन था? प्लूरल सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर देखो तो ध्यान से, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, आई, वर्ब भी आपकी प्लूरल है, सेंटेंस आपका राइट हो गया, ठीक है। अगर इसका होता मैं होमवर्क नहीं करता हूँ, चलो बाद में करते हैं। सपोज यहाँ पे लिखा होता वह होमवर्क करता है, राइट। अगर आपके पास सेंटेंस होता वह होमवर्क करता है, अभी वह हो गया, ठीक है। सेंटेंस में फिर से बोल दूं, मैंने बहुत ही चाइल्डिश स्कूल लेवल से भी बहुत डाउन का सेंटेंस आपके सामने रखा है इस वक्त, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए रखा है। बाद में हम लोग ऑफ कोर्स हार्डर सेंटेंसेस पर भी जाएंगे, एडवांस लेवल पर भी पहुंचेंगे। ये सिर्फ बिगनर्स के लिए, जिनको समझा दूं कि सेंटेंस के हिंदी से अंग्रेजी बनती कैसे है, कौन सा वर्ड पहले कौन सा वर्ड बाद में रखना होता है। तो रूल को देखते जाओ, कन्वर्ट करते जाओ। सेंटेंस में वह काम करता है, वह होमवर्क करता है, वह कोई सब्जेक्ट होगा। वह कौन सा सब्जेक्ट है? वह हुआ आपका ही, और आपको पता है ही कौन सा सब्जेक्ट होता है? ही आपका होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। तो क्या लगाएंगे आप? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि जब आप डू लगाएंगे उसमें पर क्या कर दोगे? आप कर दोगे ही डज होमवर्क। तो यहाँ पे डज जो है ना, अब कंफ्यूज मत होना कि डज तो हमने ऑक्सिलरी में लिखा हुआ है, नहीं, आगे जाके हम सीखेंगे कि डू डज मेन वर्ब भी होते हैं। डू, डिड और डन थर्ड फॉर्म, डू फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म होगी डज जो कि लिखी है बोर्ड पे, सेकंड फॉर्म होगी डिड, थर्ड फॉर्म होगी डन, फोर्थ फॉर्म होगी डूइंग, ठीक है जी। तो ही डज होमवर्क, ही क्या हो गया आपका? ही आपका हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, साथ में आपने लगा दिया सिंगुलर ही वर्ब, सेंटेंस हो गया आपका करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर लिखा होता वह होमवर्क नहीं करता है, तो ऑफकोर्स आप बोलते ही डज नॉट डू होमवर्क। तो आप बोलते ही डज नॉट डू होमवर्क। क्यों? अभी डज क्यों हुआ? बिकॉज ये डज कहाँ से आ गया आपकी बार? ये बार डज जो आपका आ गया, ये आपका ऑक्सिलरी आ गया। अच्छा, मैं बोर्ड को रब कर दूँ। अब आई थिंक आप लोगों ने रूल देख भी लिया होगा अच्छे से। अब मैं आपको पूरा का पूरा समझाती हूँ एक अलग सेंटेंस को लेकर, इसके बाद दो बचे हुए सेंटेंसेस के रूल बनाते हैं। और हाँ,
मेक श्योर मैं चैप्टर के पूरा होते ही आपके साथ हार्ड लेवल कन्वर्सेशन सेंटेंसेस डिस्कस करूंगी, अलॉन्ग विद फिलअप्स डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है कि चीज़ें सिखाने के लिए बहुत माइनर लाई हूँ, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते ना मैं उसको एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगी, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग बच्चे दो रूल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का रूल बनाते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव का रूल, माने आपके हिंदी वाले वाक्य में क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। ऐसे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप कौन सा रूल बनाते हैं उसको देखो। यहाँ पे आपको करना है क्या, डू और डज से शुरुआत करनी है फिर से, बिकॉज इंटेरोगेटिव भी आया हुआ है। उसके बाद लगाना है आपने सेंटेंस का सब्जेक्ट, और उसके बाद क्योंकि नेगेटिव आया हुआ है तो नहीं भी लगाना है। अब एक ट्विस्ट देखो, जब भी आपके सेंटेंस में ना नहीं शब्द आता है हिंदी वाले वाक्य में, तो आप ध्यान देना कि नहीं की जो अंग्रेजी है ना नॉट, वो हमेशा ही सेंटेंस में नंबर 3 पर बैठती है। अभी बताऊंगी आपको बाद में, जब एग्जाम्पल बनाऊंगी तो पूरा क्लियर करूंगी। आप ध्यान देना नॉट की अंग्रेजी हमेशा नंबर 3 पे आपको मिलने वाली है, तो ये भी एक ट्रिक मान लो होता है। फिर आप लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आप लगाओगे एडिशनल वर्ड माने कि ऑब्जेक्ट, और ऑफ कोर्स लास्ट में आप लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह के सेंटेंस को कन्वर्ट करने का एक सेकेंडरी मेथड भी होता है, और वो क्या है, आप नॉट को उठाकर ले आओ आगे। कैसे आप कर सकते थे, डू नॉट मिला के बनता है डोंट, इनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब आप इनको आपस में जोड़ते हो, डू प्लस नॉट बना डोंट, डज प्लस नॉट बना डजंट, इज प्लस नॉट बना इजंट, आर प्लस नॉट बना आरंट, एम प्लस नॉट बना एंट। मैं लिख दूंगी सर, आपको आगे पूरा क्लियर हो जाएगा। इनको हम बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन। तो आप डू और नॉट की जगह डोंट कर सकते थे, या फिर आप डज और नॉट की जगह ऑफकोर्स डजंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। माने क्या किया आपने अपना नॉट को उठाकर आगे ले आया। इसके बाद आप करेंगे सब्जेक्ट। अब देखो, क्योंकि नॉट ऑलरेडी आ चुका है तो अब रिपीट नहीं करवाना, अब सीधा ले आओ अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, और एडिशनल कोई है तो उसको ले आओ, और ऑफ कोर्स लगा दो क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। अच्छा, WH फैमिली को डिस्कस करते हैं हम लोग आखिर में जाके, फिलहाल कंफ्यूज नहीं होना, फिलहाल आप इतने सीखो, उसको हम बाद में बनाएंगे। अब बनाते हैं एक एग्जाम्पल चारों के चारों कन्वर्जन के साथ, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे वह पर्वत पर चढ़ता है, और एक और कर लेते हैं, तुम कौन है आपका वो अरिजीत सिंह है ना आजकल फेम, अरिजीत सिंह के गाने सुनते हो। तो हम ये 2 सेंटेंसेस अब कन्वर्ट करेंगे। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने कन्वर्जन कर भी लिया होगा बहुत पहले ही, मेरे सेंटेंस पूरा करने से पहले भी, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको अब पूरा कर देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है वह पर्वत पर चढ़ता है, दिमाग में ये लेके चलना है ना। अब कई बार क्या होता है, बहुत बच्चों को तो जिसको नहीं आता वो सुनो, क्या होता है कि आप लोग को कन्फ्यूज़न ये होती है कि भाई ये हिंदी के वाक्य मेरे सामने आ गए, लेकिन अब मैं कौन से वर्ड को पहले रखूँ, कौन से को बाद में रखूँ, क्या होगा कि मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और क्या करूँ कि वो गलती हो जाएगी। तो हमने बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानो कैसे, है आ रहा है मतलब प्रेजेंट है, एक चीज़ क्लियर होगी। ता लगा हुआ है मतलब अगेन कौन है, इंडेफिनिट, माने कंफर्म हो गया कि सेंटेंस हमारा किस चीज़ का है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का है। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा हो गया हमारे पास मेन वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बाकी भी होंगे, लेकिन खाली तो सुनो पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया आखिर में आती है। क्रिया कहाँ आती है, बिल्कुल लास्ट में, चढ़ता है या फिर सुनते हो, तो ये हो गई आपकी क्रिया। ये कहाँ आ रही है, आखिर में। और इंग्लिश में कहाँ आई थी, आपने देखा था सब्जेक्ट, फिर आया था मेन वर्ब। तो यही आपकी वो मेन वर्ब है जो हिंदी के वाक्य में आखिर में आ रही है। यहाँ कहाँ आएगी, ऑफ कोर्स नंबर 2 पे आएगी, ठीक है जी। तो ये तो हो गई हमारी मेन वर्ब। उसके बाद कौन काम कर रहा है, चढ़ने का, कोई वह कर रहा है, तो वह हो गया हमारा सब्जेक्ट। कहाँ चढ़ रहा है, पर्वत पर,
तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये कौन है, ये है आपके पास प्रीपोजिशन। अब ये कहाँ लगानी है, मालूम सबका कौन कौन चीज़ें आगे मालूम चल गया, लेकिन कहाँ कहाँ रखना है। नंबर 1 पे आपने ये लगाना है। उसके बाद आप क्या करो, सिंपल तरीका याद रखना, सिर्फ प्रेजेंट इनफैक्ट पॉजिटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट को नंबर 1 पे रखते हैं, उसके बाद हम लोग आखिरी से आपका रिवर्स ऑर्डर में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपका सेंटेंस बनना शुरू हो जाएगा। देखो कैसे, सब वह चढ़ता है पर पर्वत, ऐसा आप करोगे, वह चढ़ता है पर पर्वत। ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद आपने आखिरी से शुरू करते हुए रिवर्स ऑर्डर में आगे आना है। ठीक है, कैसे होगा, वह सब्जेक्ट कैसे है। अब देखो पहले ध्यान देना कि वह जो है सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा है, वह मतलब ही, और ही आपका होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। अब जो भी चढ़ने की अंग्रेजी होगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर फॉर्म पे आएगी। चढ़ने की अंग्रेजी होती है क्लाइंब। ठीक है, कहाँ चढ़ रहा है, पर मतलब हो गया ऑन, और कहाँ चढ़ रहा है, पर्वत पे, द माउंटेन। हम आर्टिकल पढ़ चुके हैं, इसलिए अब आर्टिकल्स लगाना है, छोड़ने नहीं है कि लगाऊं कि ना लगाऊं, कि होना कि नहीं होना है। तो ध्यान रखना है, माउंटेन का जब भी नाम आएगा आपने आर्टिकल लगाना है। नाम मतलब वो नाम नहीं कि उसका नाम आ गया, नहीं, माउंटेन वर्ड खुद आएगा, बिकॉज माउंटेन के नेम आते हैं, जैसे K2 हो गया, आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, तो वो सिंगुलर वहाँ पर नहीं लगाते, माउंटेन की रेंज में लगाते हैं। मैंने क्या मैंने कर दिया ही, जो कि है मेरा सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर नेचर का, वहां पे मैंने लगा दिया क्या, क्लाइंब। अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह ही छोड़ देती हूं तो मेरा सेंटेंस हो जाता है रॉन्ग। क्यों होगा रॉन्ग, अब तो बताइए आपको, बिकॉज अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरे वर्ब को भी सिंगुलर तो होना पड़ेगा ना। और वो कैसे होगा सिंगुलर, वो सिंगुलर होगा इसके साथ में एस लगा के, मतलब क्या होगा, ही क्लाइम्स ऑन द माउंटेन। अब वर्ब हो गई मेरी सिंगुलर, अब सेंटेंस हो गया मेरा करेक्ट। आगे आ जाओ, आगे लिखा हुआ है, तुम सुनते हो गाने अरिजीत सिंह के, ऐसे करके तो इजी हो जाएगा। हालांकि लिखा है तुम अरिजीत सिंह के गाने सुनते हो, लेकिन मैंने क्यों किया, बिकॉज मैं बताया आपको, पहले आप सब्जेक्ट रखते हो, फिर लास्ट में से मेन वर्ब को उठाते हुए रिवर्स आना शुरू करते हो। तो तुम सुनते हो गाने अरिजीत सिंह के, तुम कौन हुआ, तुम हो गया आपका यू। अब यू कौन होता है, यू आपका सब्जेक्ट है, ऑफकोर्स कैसे वाला, प्लूरल वाला। तो हम क्या लगाएंगे, सुनने की अंग्रेजी क्या होती है, हियर भी होती है और लिसन भी होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, लिसन आपका ध्यान से सुनना और हियर आपका कैजुअली सुनना। अब आप गाने सुनते हैं ध्यान से या कैजुअली, ये आप पे करता है डिपेंड। मैं तो ध्यान से सुनती हूँ भाई, पूरा वर्ड टू वर्ड सुन के, क्या वो बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे उच्चारण कर रहा है, तो मैं करूँगी लिसन। ठीक है, यू कौन हो गया, आपका ऑफकोर्स हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, हमने लगा दिया लिसन। सपोज मैं यहाँ पे कर देती लिसन्स, हाँ, लिसन के बाद एक प्रैप लगती है, क्या वो है, टू, तो हमने कर दिया यू लिसन्स टू। अब यहाँ मैं पहले ही ले आई किसको, अरिजीत सिंह के नाम को। तो आप बोलेंगे अब ये क्यों किया, आपने तो कहा था कि सीक्वेंस वाइज चलो, अब ये क्यों आ गया। तो हम कर रहे हैं अरिजीत सिंह के गाने, मेन वर्ड फोकस करो वो के। आगे पढ़ेंगे आप, नाउन के से चैप्टर होता है, वहाँ पढ़ेंगे आप, जब आपको किसी एक नाउन की दूसरे नाउन के ऊपर, एक नाउन की दूसरे नाउन के ऊपर पोजीशन माने अधिकार दिखाना होता है, तो आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने बोला अरिजीत सिंह के गाने, अरिजीत सिंग्स सॉन्ग, तो हमने कर दिया अरिजीत और एपोस्ट्रोफी एस और सॉन्ग्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट में था यू, और यू कैसा सब्जेक्ट है, यू आपका सब्जेक्ट है प्लूरल, और यहाँ मैंने पे लगाया हुआ है ऑलरेडी से आपके लिए एस। ऑफकोर्स आप बोलेंगी कि आपने बोर्ड पे गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल सही, गलत ही लिखा हुआ है, बिकॉज यू तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो मेरे पास प्लूरल सब्जेक्ट में एस कहाँ से आ गया, बिकॉज एस होने पे तो वो सिंगुलर बन जाता है। आई बात समझ में, एस होगा तो सिंगुलर बनेगा, और एस लगा देंगे, नहीं लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, ऑफकोर्स दोबारा से प्लूरल। तो सेंटेंस अब हुआ राइट। एस को निकालने के बाद आपने क्या बोलना है, यू लिसन टू अरिजीत सिंग्स, उसका वो की अंग्रेजी आ गई, अरिजीत सिंग्स सॉन्ग। क्लियर हो गया बच्चों बात। तो सिर्फ बस एक छोटी सी बात है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। ठीक है जी। अब इसी को कर देती हूँ मैं आपके लिए नेगेटिव में भी। ठीक है, मैं ऊपर से बोर्ड रब कर दूँ अब तो, है ना, अब तो क्लियर है कि क्या पढ़ रहे हैं।
ताकि इसी सेंटेंस को समझा दूं मैं आपको कि अगर नेगेटिव होता तो कैसे बनते। अब देखो नेगेटिव मतलब नहीं, वह पर्वत पर नहीं चढ़ता है, यहाँ पे नहीं आ जाएगा, ठीक है। तुम अरिजीत सिंह के गाने नहीं सुनते हो, तो नहीं कहाँ आता है, क्रिया से पहले, क्रिया से पहले आता है तो ऑफकोर्स वहाँ पे कहाँ आएगा, लेकिन नंबर 3 पे। मैंने आपको कहा था जब भी सेंटेंस में नॉट लगता है ना, नॉट, तो कहाँ आता है, वो नंबर 3 पे आता है। देखो क्या बोलोगे आप, ही। अच्छा अब क्या लगाओगे, डू नॉट या डज नॉट। अब तो याद हो ही गया है, ही सब्जेक्ट सिंगुलर है और डू होता है प्लूरल, तो वो तो नहीं आएगा, तो कौन आएगा, अब आएगा डज नॉट, ही डज नॉट। तो 1 2 और 3 पे आया कौन, नॉट, ही डज नॉट। अब की बार क्लाइंब्स नहीं करेंगे, अब की बार क्लाइंब करेंगे, ही डज नॉट क्लाइंब ऑन द माउंटेन। ध्यान रखना है कि जब भी आपने डज नॉट का इस्तेमाल या फिर डज का इस्तेमाल कर दिया तो आपकी मेन वर्ब में एस और यस नहीं आया, बिकॉज मेन वर्ब का एस और यस यहाँ पर लग गया आके। तो आपने क्या बोला, ही डज नॉट या फिर डजंट, आपकी चॉइस है। कंप्लीट बोलो चाहे कॉन्ट्रैक्शन में करो छोड़ करके, चाहे आप डजंट कहो, योर चॉइस। ही डज नॉट और डजंट क्लाइंब ऑन द माउंटेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है यू आपका है प्लूरल सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे हम, डू या डज। ऑफ कोर्स डज सिंगुलर होता है, क्या लगेगा, डू, बिकॉज यू हमारा कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। हम बोलेंगे यू डोंट और डू नॉट, जो आप चाहें वो लिखें, आपकी मर्जी है, दोनों ही ठीक है। यू 1 2 डू एंड 3 पे ऑफकोर्स नोट, 3 पे आता है कौन, नोट। आगे क्या, आगे सेंटेंस पूरा जो लिखा है उठा के चेप दो वापस। यू डोंट लिसन टू अरिजीत सिंग्स सॉन्ग्स, ठीक है बच्चों। तो पॉजिटिव सेंटेंस का पूरा उठा के मैंने ले दिया, सिर्फ मैंने क्या किया, डू नॉट और डज नॉट को चेंज उठा के रखा। उसके बाद का अगर आप देख रहे हो तो पूरा सेंटेंस वो ये कुछ नहीं किया। अब अगर ये होता नेगेटिव तो लिखा होता क्या, यहाँ पे लिखा होता क्या वह पर्वत पर चढ़ता है, या फिर क्या तुम अरिजीत सिंह के गाने सुनते हो। अब इस क्या के लिए मैंने कहा था 2 अंग्रेजी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, डू और डज। वही सब्जेक्ट को देखो, डू डज लगा दो। तो आप क्या करते, यहाँ पर क्या करते, डज को उठा के आगे ले आते, आप बोलते डज ही क्लाइंब। मेक श्योर भूलना नहीं है, डज आ गया तो यहाँ पे क्लाइंब्स नहीं होगा, बिकॉज ये खुद अपने आप में अब सिंगुलर फॉर्म लेकर आ चुका है। डज ही क्लाइंब कहाँ, ऑन द माउंटेन। और दूसरा देखो, अगर होता क्या तुम अरिजीत सिंह के गाने सुनते हो, क्या तुम सुनते हो, तो हम करेंगे डू यू लिसन टू अरिजीत सिंग्स सॉन्ग्स। और क्वेश्चन मार्क, जो हम पूछ रहे हैं ना, जब सवाल कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क तो आपको लगाना ही पड़ेगा, राइट। आगे देखो, सपोज सेंटेंस होता इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, तो किस तरह लिखा होता, हिंदी में कैसे लिखा होता पहले वो समझते हैं, बाद में उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। चलिए जी, तो पहले हिंदी में लिखा होता क्या वह पर्वत पर नहीं चढ़ता है, अंदर रेस्ट वन। तो ये क्या है, तो हमने लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। लग रहा क्वेश्चन मार्क है, लग तो रहा ही था, ठीक से कर देती हूँ, अब तो लग ही रहा होगा ना। देखो, क्या वह पर्वत पर नहीं चढ़ता है, इसको कंफ्यूजन हो रही है तो क्या निकाल दो, वह पर्वत पर नहीं चढ़ता है, इसकी अंग्रेजी अभी बनाई है हम लोगों ने, कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। अगर कंफ्यूजन होती है तो क्या आपको रिमूव कर दे, करना चाहिए नहीं, ऐसा अच्छा कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है ये, लेकिन फिलहाल सीख रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो क्या वह पर्वत पर नहीं चढ़ता है, इट विल हैव 2 ways टू कन्वर्ट। हम क्या करेंगे, मैं फास्ट कर रही हूँ बिकॉज अब तो आपको आइडिया हो गया, मेन काम टेंस में ना वर्ब और सब्जेक्ट को एडजस्ट करने का होता है, उसके अलावा आप जो मर्जी करो काम इजीली हो जाता है। हाँ, अगर आपको यही कन्फ्यूजन है कि कौन वर्ब है कौन सब्जेक्ट है कैसे लगाना है तो दिक्कत आती है, लेकिन उम्मीद है कि इसको सुनने के बाद, इसको देखने के बाद क्लियर तो हो गया होगा कौन सब्जेक्ट है कौन वर्ब है। तो देखो क्या होगा, ये कौन है, ही, साथ में क्या लगाओगे, ऑफकोर्स डज।
डज ही, अभी कौन, नहीं, नहीं भी है ना, नहीं, नहीं कहाँ आ गया आपका, देखो नंबर 3 पे आ गया। डज ही नॉट, कहाँ पे, क्लाइंब, कहाँ पे नहीं क्लाइंब करता है वो, ऑन द माउंटेन। और क्वेश्चन मार्क। अच्छा, सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीके में आप उठा के नॉट को आगे ले जाते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्शन, हम करेंगे डजंट। हाँ, जब भी कॉन्ट्रैक्शन बना के डज नॉट को इकट्ठा करके क्या वाले वाक्य में आगे लाते हो, तो यहाँ पे डज नॉट ही क्लाइंब नहीं करोगे, सुटेबल नहीं लगता है, कोशिश करना कि कॉन्ट्रैक्शन का यूज करो। डजंट ही, नॉट आ गए तो रिपीट नहीं कराओगे नंबर 3 पे, अब की बार नंबर 3 पे आपकी खुद मेन वर्ब आ जाएगी। डजंट ही क्लाइंब ऑन द माउंटेन। ठीक है जी, और ऑफ कोर्स फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाना है, राइट। तो ये हो गए आपके बहुत ही सिंपल सेंटेंस के साथ कन्वर्जन। WH फैमिली यानी कि डबल इंटरोगेटिव बचता है, वो मैं आपको आखिर में करवाऊंगी। क्यों, पहले मैं सब लिखा दूंगी आपको कौन कौन से होती हैं आपकी WH फैमिली में, क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे कन्वर्ट होता है। लेट मी रिवाइज वन थिंग फॉर यू अगेन, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, तो ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, राइट। अच्छा, इस टॉपिक में बाय द वे कोई डाउट होगा तो आप मुझे किसी तरीके से कांटेक्ट करके ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं कि हमें डाउट है, रिपीट कर दीजिए, और वट एवर यू लाइक। तो आज का टॉपिक इतना ही, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आपको बहुत कुछ, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कुछ अच्छे से आ जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और घर में रहिएगा, ठीक है।